नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। एक तरफ आशंका जताई जा रही है कि रूस के खिलाफ नेटो जंगी मैदान में उतर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक इस्लामिक नेटो की तैयारी की जा रही है। अरब सहित दुनिया भर के मुस्लिम देश नेटो जैसा ही एक संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम होगा यूनिफाइड मिलिट्री कमांड, और यह संगठन बनाया जाएगा इजरायल के खिलाफ। 9 सितंबर को दोहा में इजरायल ने 12 जगहों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हमास लीडरशिप को टारगेट किया गया। इस हमले में हमास नेताओं सहित 6 लोगों की मौत हुई और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अरब और इस्लामिक मुल्कों में जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है। कतर ने इसके बाद इस्लामिक देशों का एक आपात सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में हमास नेताओं पर हमले की आलोचना की गई और यह चर्चा हुई कि अरब देशों की नेटो जैसी एक संयुक्त सेना बनाई जाए, जो भविष्य में इजरायल के हमलों का वैसे ही जवाब दे जैसे नेटो का आर्टिकल 5 कहता है। यानी एक देश पर हमला तो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर इसका जवाब देंगे। इस मीटिंग में कुछ बड़े प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिसमें अरब इस्लामी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया गया। अरब इस्लामी साझा सुरक्षा तंत्र के अलावा इजरायल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इजरायल की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका से अपील की बात कही गई। गाजा में जो इजरायल हमले कर रहा है, इसको युद्ध अपराध बताया गया, लेकिन इसके बावजूद इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 72 से 96 घंटों में इजरायल ने जो हमले किए हैं वो बहुत बड़ा उसका जो मंसूबे हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। गाजा का उदाहरण ले लीजिए। गाजा में इजरायल ने पिछले कुछ दिनों में भयंकर बमबारी तो की है, लेकिन कल रात में तो 4 घंटे लगातार गाजा पर इजरायल ने बमबारी की है। 4 घंटे लगातार इजरायल ने। और इधर इस्लामिक मुल्क कह रहे हैं कि गाजा पर जो कुछ वो कर रहा है उसको अपराध माना जाए, और गाजा पर ही नहीं बल्कि अरब में अब एक नेटो जैसा संगठन हो, जो किसी भी अरब देश पर इजरायल का हमला हो तो फिर पूरे अरब देश मिलकर उसका मुकाबला करें। अब आप देख लीजिए, गाजा से शुरू हुआ था, यानी वहां पर, उसके बाद वो लेबनान गया इजरायल, उसके बाद सीरिया गया, यमन गया, ईरान गया, अब कतर। तो अरब के कितने देशों को निशाना बनाया है इजरायल ने। ट्यूनीशिया पर भी उसने जिस तरह से अटैक किया। और इन सब के बीच अमेरिका का रोल बहुत दिलचस्प हो गया है। अमेरिका का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे समझाता हूं आपको। पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। पहले वो इजरायल पहुंचे थे कतर पर हमले के बाद, और अब इस वक्त वो कतर में है। और अमेरिका कतर का सुरक्षा गारंटर है। 6-7 मुल्क है अरब में जिसमें कतर भी है, जिसको अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दे रखी है। अरब में कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें से एक कतर भी है। और वहां पर अमेरिका जब वो सुरक्षा गारंटर है, तो फिर अमेरिका तो इजरायल का भी सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा मददगार है। फिर कतर में इजरायल ने क्या अमेरिका को बता के अटैक किया या बिना बताए अटैक किया? मार्को रूबियो अगर गए हैं तो वो क्या दोनों के बीच कोई समझौता करवाने गए हैं, या मार्को रूबियो का रोल कुछ और है? अब इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से यहां पर अरब मुल्क अब एक साथ नेटो जैसा संगठन बनाने की मांग कर रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा, कैसे यहां पर कौन सा देश क्या भूमिका निभाएगा, इस पर भी हमारे पास एक रिपोर्ट है। लेकिन इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल एसबी अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू सेठ पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी हैं, संस्थापक हैं मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की, मिडिल ईस्ट को और वहां की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझती हैं, वो हमारे साथ हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमें ज्वाइन करेंगे, और मंतोष शर्मा अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जनरल अस्थाना, मैं आपसे शुरू करूंगा। जनरल अस्थाना, नेटो जैसा एक संगठन अरब मुल्क और इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, कितना फीजिबल है ये? क्योंकि इससे पहले भी कई अरब देशों ने मिलकर इजरायल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, और इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट पहले भी ये लोग कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इन लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और इन लोगों की आपस में भी कुछ राइवलरीज रही हैं पुराने पहले, और उस कारण से ये इकट्ठे नहीं हो पाए। अब ये इनको एक कारण नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो अभी ये हमला हुआ है कतर पर, हाँ कतर पर, वो एक नई किस्म का उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, क्योंकि कतर जो है वो यूएस का पार्टनर है। वहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, 9,000 10,000 के करीब वहाँ पर सैनिक रहते हैं। और यही नहीं,
अगर कतर की को देखा जाए तो कतर मेडिएट भी कर रहा था इस लड़ाई में। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कतर के ऊपर हमला होना एक चीज को जाहिर करता है कि जितने भी देश अमेरिका के नजदीक आने वाले थे या आ रहे थे अब्राहम अकॉर्ड के बाद, उन सबको अभी दिमाग में एक झटका लगा है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इजराइल का हित सामने आता है तो अमेरिका उनके हित को कभी भी नकार सकता है या कभी भी उसको डाउन प्ले कर सकता है, और वही ये अभी हो रहा है। यानी हालांकि अमेरिका कह रहा है जी मुझे नहीं बताया, मुझे मालूम नहीं है, मैंने अप्रूव नहीं किया, और बोल रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से इन्फॉर्म भी किया था, जो कि कतर कह रहा है कि बहुत लेट इन्फॉर्म किया। तो ये सब बातें अलग हैं, लेकिन अभी भी वो ये बोल रहा है, आखिरी में ये भी बता रहा है कि नहीं, हमस को तो मार पड़नी ही चाहिए। तो अब इजराइल की उसने निंदा नहीं की है। अभी ये जब रूबियो वहां गए थे इजराइल में, वहां पर भी निंदा नहीं की उन्होंने, और वहां पे भी ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी शायद डिप्लोमेसी का कोई औचित्य ज्यादा नहीं। और यही सवाल है। आपने कहा कि कोशिश पहले भी हो चुकी है। प्रोफेसर डॉक्टर शुभदा चौधरी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शुभदा चौधरी, देखिए, हम 1948-49 से देख लेते हैं, जब पहली अरब और इजराइल वॉर हुई थी, तब मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान एक साथ आए थे, इन्होंने हमला किया, लेकिन इजराइल ने न केवल खुद को बचाया बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने जो सीमा तय की थी उससे ज्यादा कब्जा कर लिया इलाके पर। 1956 सुएज संकट, इजराइल बना मिस्र, लेकिन किसको जीत मिली? मिस्र को राजनीतिक जीत मिली। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। 6 दिवसीय जो 6 डे वॉर हुई थी 1967, अरब देशों द्वारा जब इजराइल की घेराबंदी की गई, ज्यादातर इसमें मिस्र, सीरिया और जॉर्डन का रोल था, इजराइल को जीत मिलती है यहां पर। योम किपुर वॉर 1973, 67 की हार का बदला लेने की कोशिश की मिस्र और सीरिया ने, और यहां पर अमेरिका को मीडिएशन करना पड़ा। लेबनान वॉर 1982, यहां भी पीएलओ के ठिकाने जो लेबनान में थे उसकी वजह से इजराइल बनाम पीएलओ सीरियाई सेना हुई, इजराइल ने पीएलओ को बेरूत से बाहर निकाल दिया। अभी 87 देख लीजिए, 2000 का इंतिफादा देख लीजिए, अभी गाजा में जो कुछ हो रहा है या फिर ईरान के साथ जो कुछ हुआ, इजराइल लगातार अरब देशों से हेड ऑन ले रहा है, और अरब देशों ने इससे पहले भी 2-3 देश, 4 देश, सब ने मिलकर इजराइल के साथ लड़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन मोस्टली इजराइल को ही एडवांटेज है, इजराइल नहीं वो जीती है। तो आपको लगता है कि अब यहां पर ये हाई टाइम है जहां मिडिल ईस्ट या दूसरे ओआईसी या दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो एक साथ आ जाएंगे और इस्लामिक नेटो बन जाएगा, और इस बार इजराइल के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होगा? पहले तो गौरव जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने जितने सालों के डिफरेंट वॉर्स का नाम लिया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज 711वां दिन है आफ्टर 7 अक्टूबर 2023 जी। इतने साल जो जितने वॉर हुए हैं, वो 48 में हो, 56 में हो, 67 में हो, 73 में हो, 82 में हो, 87 में हो, और बाकी जितने भी अभी रिसेंट हैं, इन सब में इजराइल हमेशा तुरंत विक्ट्री पा लेता था। बहुत लंबे दौरान तक, यानी 2-2.5 साल तक वॉर चलता नहीं था। अब जो चीजें हैं कि आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स जो और वेपन्स लॉबी हैं, इस तरीके के वॉर से काफी प्रॉफिट भी कमाते हैं। मार्को रूबियो इजराइल गए, जेरूसलम जाके वो नेतन्याहू से मिले, और उसके बाद अभी कतर में है। लेकिन अगर आप मार्को रूबियो का पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा तो वो सेनेटर होने के टाइम से ही इजराइल के बहुत बड़े पॉलिटिकल सपोर्टर रहे हैं। ट्रम्प के कैबिनेट में भी अभी सब इजराइल के सपोर्टर हैं। इनफैक्ट एक इजरायली जर्नलिस्ट हैं बैरक रेविड, जिन्होंने ये बोला कि इजराइल ने ट्रम्प को 8 बजे डीसी टाइम को कॉल करके बता दिया था, और 8:51 AM पे पहला स्ट्राइक हुआ था कतर में, दोहा में। अब 2015 में इजिप्ट ने और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने एक नेटो जैसे बॉडी की बात की थी, क्योंकि उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, सोल्जर्स, कैसे कमांड सेंटर्स होंगे, वो सब की बातें भी करनी होंगी। तो इजिप्ट ने अभी प्रपोजल दिया है कि 40,000 सोल्जर्स रहेंगे, जिसमें से 20,000 इजिप्शियन रहेंगे, और इस तरीके से हम गल्फ कंट्री को सेकंड मीडिएटर के रूप में रखेंगे। लेकिन इसमें सोचने वाली ये बात है कि आईडीएफ के खुद के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनका ये मानना है कि इजराइल के पास
एयर पावर तो है, लेकिन जो रिजर्विस्ट या ग्राउंड पावर है आईडीएफ की, वो कमजोर हो रही है। मोसाद ने भी कतर के ऊपर अटैक करने से मना कर दिया था। ये जो अटैक हुआ है ये इंटर ऑर्बिटल अटैक है, यानी कि सऊदी एयर स्पेस के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर से लाके इन्होंने अटैक किया है। तो बात यहाँ पे आती है कि एक अलग तरीके का वॉर है। दूसरा, इसमें इंटेलिजेंस मोसाद ने इसको नहीं इसका क्रेडिट लिया। तीसरा, जेरूसलम में जब बॉम्बिंग होती है या फिर जब कतर पे अटैक होता है तो हाल फिलहाल उस समय करप्शन केस नेतन्याहू पे चल रहा होता है, ये तो वो पूछ रहा चले हूं, जाते हैं। आपने बड़े अच्छे से जो इस वक्त चल रहा है इजराइल के इर्द गिर्द सब कुछ बताया। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये वो समय है जब इस्लामिक मुल्क एक नेटो जैसा संगठन बना ले जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, क्योंकि आपस में ये पहले अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट था। हाँ। फिर जो अरब कंट्रीज हैं इन्होंने पैलेस्टीन को कहीं ना कहीं अबैंडन कर दिया और इजराइल के साथ बहुत सारे टेसिट अलायंसेस बना रखे हैं, भले ही ऑन पेपर डिप्लोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज ना करें। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इसकी फंडिंग कैसे होगी, आपस में जो इनकी राइवलरी है, 2017 में कतर के ऊपर ब्लॉकेड हुआ था, दोहा पे अटैक करना, अल जजीरा को भी एक तरीके से इंटिमिडेट करने की बात है जी। तो मीडिएशन इजराइल चाहता नहीं है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं बेन गवीर इजराइल के, उन्होंने कल ही बोला कि एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट वो गाजा में चाहते हैं। गाजा जो है दिल्ली के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, मतलब छोटे से म्युनिसिपैलिटी से ज्यादा बड़ा नहीं है और ये 711 दिन हो चुके हैं और जो हमास के फाइटर्स हैं वो गुरिल्ला फाइटिंग करते हैं। तो बिल्डिंग के ऊपर अब जितना भी गाजा अटैक पर कर अभी तक जो लीजिए, रिपोर्ट्स कहती हैं 70 to 80% इजराइल ने कब्जा कर लिया है और बहुत बुरी हालत में है गाजा के लोग इस वक्त। मैं आपके पास आऊंगा मैम, गाजा पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए आपने कहा कि मिस्र ने एक नेटो का प्रस्ताव दिया है। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ग्राफिक्स लेकर आइए, वो बताना बहुत जरूरी है कि क्या रूप हो सकता है ये अरब के नेटो का या इस्लामिक नेटो का, जो कि यहां पर अभी हम बात कर रहे थे। मिस्र की शुरू में 20,000 सैनिक देने की पेशकश है, यहां पर जो इस्लामिक कंट्रीज का नेटो होगा वो कह रहे हैं कि हम 20,000 सैनिक देंगे। नेटो का मुख्यालय काहिरा में होगा, वो ये भी प्रस्ताव दे रहे हैं। पहला कमांडर मिस्र का और एक 4 स्टार जनरल होगा। अरब लीग के सभी 22 सदस्यों में बारी बारी से इसका नेतृत्व बदलता रहेगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कमांडो यूनिट्स इसमें शामिल होंगी। संयुक्त ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स भी होंगे। डेप्यूटी कमांड की जिम्मेदारी के लिए सऊदी अरब मुख्य भागीदार हो सकता है। यूएई और बहरीन जैसे देश वित्तीय सहयोग और आधुनिक क्षमताएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये बात हो रही है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जल्दी से एक आपका कमेंट, क्या अब ये मुस्लिम देशों ने या अरब देशों ने या ओआईसी कंट्रीज ने ये मान लिया है कि 1, 2, 4 देश मिलकर इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, और हिस्ट्री है इसको देखते हुए, इसलिए ये अब इनको लग रहा है कि अब ऐसे नहीं आएंगे तो इजराइल का जो मन होगा वो करेगा? बिल्कुल इनको चिंता है कि इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीनियों को करीब करीब समाप्त कर दिया है गाजा से, लेबनान में अटैक किया है, ईरान पर अटैक किया, अब कतर पर अटैक किया है, तो चिंता तो इन सबको है। पर मुझे नहीं लगता ये इस तरह से नेटो की तरह का एक कोई बहुत ही ताकतवर अलायंस बना पाएंगे, क्योंकि आपस में इन लोगों का तालमेल बिल्कुल नहीं है। इतनी फूट है आपस में इन लोगों की। जैसे आपने खुद कहा कि इजिप्ट आगे बढ़कर कह रहा है कि हेडक्वार्टर्स कायरो में होने चाहिए, और उनका डिफेंस बजट $5 बिलियन है। सऊदी अरेबिया का 75-80 बिलियन डॉलर। तो सऊदी अरेबिया को क्या इसमें मिलेगा? सऊदी अरेबिया करते हैं, इजिप्ट अरब नेटो की बात करते हैं, पर ईरान मुस्लिम नेटो की बात करता है। टर्की कहता है कि केवल इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहिए इजराइल के ऊपर। इराक के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो एक बड़ा सैद्धांतिक तौर पर फ्रेमवर्क बनना चाहिए। उनकी आपस में अभी तालमेल नहीं है, और पहले भी इस तरह के प्रस्ताव बन चुके हैं। अरब स्प्रिंग जब हुई थी 2010 में जी, तो सऊदी अरेबिया ने तब भी एक 34 देशों का इस तरह का इस्लामिक अलायंस अनाउंस किया था। 2015 में शर्म शेख में जब अरब लीग की मीटिंग हुई थी, तब भी इस तरह की बात हुई थी कि एक ज्वाइंट अरब फोर्स बनेगी। जब जब चिंता होती है, चाहे वो यमन की लड़ाई हो, आईएसआईएस का प्रॉब्लम हो, तब तब इस तरह की बातें जरूर होती हैं, पर ये इनको कार्यान्वित करना और उसका कंपैरिजन नेटो से करना बिल्कुल गलत है। नेटो बहुत ही ताकतवर एक तरह से मिलिट्री अलायंस है, और इनकी तो अभी शुरुआत भी होती हुई नजर नहीं आती मुझे। तो मुझे लगता है इतने अलग अलग
उनके विचार हैं कि क्या ठीक करना है। चाहते हैं। आपने विचारों की बात कही है, एक काम करते हैं, किसने क्या कहा एक बार ये भी दिखा देते हैं पीसीआर, फिर उसके बाद अब मंतोष जी के पास चलते हैं, अमेरिका से हमारे साथ, और क्योंकि अमेरिका का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा दिखाइए कि यहाँ पर किसने क्या कहा है, कौन क्या कह रहा है। देखिए, इजराइल से मुस्लिम देश रिश्ता तोड़ें, ये ईरान कह रहा है। उधर नेटो जैसा एक इस्लामिक संगठन होना चाहिए, ये यहाँ पर ईरान कह रहा है। कतर कह रहा है हमलों से ईरान समर्थित समूह को डराना मकसद है। मिस्र कह रहा है कि इजराइल पूरे इलाके को जंग का अड्डा बनाना चाहता है और इस्लामिक देशों को साथ आना होगा। तो यहां पर फिलहाल टोन एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिका की टोन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका देखिए कतर का सुरक्षा गारंटर है मंतोष जी। 1992 में समझौता हुआ है कतर और यहां पर अमेरिका के बीच। अमेरिका का अल उदैद में एक बहुत बड़ा बेस भी है वहां पर, जहां पर ईरान ने अटैक किया था अभी। और यहां पर अब अमेरिका इजराइल के साथ जिस तरह से खड़ा है पूरी दुनिया जानती है। तो क्या ये अमेरिका के लिए डिलेमा है, या अमेरिका की सहमति से इजराइल ने अटैक किया है, या ट्रंप ने कहा कि कतर पर इजराइल ना करे, ये बहुत गलत है, वो उसको हम लाइन माने? अमेरिका की भूमिका कैसे देखें इसमें? का डायनेमिक्स, चेंजिंग डायनेमिक्स है जियोपॉलिटिकल मूवमेंट में, और पर्टिकुलरली ट्रंप के होने पर अमेरिका के पास डिलेमा है। अगर जुलाई का गैलप पोल देखेंगे तो मोर देन 60% अमेरिकन पॉपुलेशन गाजा में जो हो रहा है उसके फेवर में नहीं है। नेतन्याहू की फेवरेबल रेटिंग काफी नीचे है। अभी रिसेंट का नहीं बता रहा हूं मैं, ये जुलाई का डाटा दे रहा हूं, आज का डाटा तो और खराब होगा। लास्ट मंथ खुद ही ट्रंप अपने बड़े क्लोज डोर में एक ज्यूज इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि माई क्राउड, मतलब मागा सपोर्ट इज नॉट हैप्पी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। तो ये इंटरनल डायनेमिक्स जियो पॉलिटिकल स्पेस में यूएस में हो रहा है, एक प्रेशर है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे कि यू इंटरवेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। लेकिन जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है अलायंस वर्सेस योर एसेट का, कतर एसेट है अमेरिका का गल्फ स्टेट में, नॉट एन अलाइन पार्टनर, आई डोंट सी अलाइन पार्टनर बट एसेट जो हर तरफ को नेगोशिएट करता है, और उस वर्ल्ड में ट्रबल हो गया है एंड इजराइल एलाइज है। तो ये डिलेमा है अमेरिका में, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में सिचुएशन और खराब होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में कांग्रेस इलेक्शन है, उसके पहले कुछ फैसला होना चाहिए। मार्क रूबियो जो अभी गए हैं वहां पे, ही इज टेकिंग जो पास्चर है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्रंट पास्चर है, केवल उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली बिहाइंड द डोर और भी डिफरेंट टॉक्स हो रहे हैं जैसा मुझे जानकारी है। एंड यही संदेश लेके देन ही इज गोइंग टू कटर, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग इजराइल फर्स्ट एंड नेक्स्ट टू कटर टू एक्सप्लेन व्हाट अमेरिका वांट्स। क्या हो सकते हैं वो, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताइए, क्या जानकारी आपके पास? तो इंटरनल तो यही है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ इंटरनल काफी खड़ा हो रहा है कि कि पहले तो गाजा पे जेनोसाइड रुके, क्योंकि एक हिस्ट्री है, अगर किसी ने एक हिस्ट्री पे पुराना कुछ बोला है हमारे कलीग ने, 86 के आसपास ये साउथ अफ्रीका का जो केस हुआ था, उसमें अपार्थाइड का आरोप साउथ अफ्रीका पे, जब पॉलिटिकल प्रेशर अमेरिका में काफी हो जाता है तो ऐसी संभावना बन जाती है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण एडमिनिस्ट्रेशन टेक द डिसीजन अदर वे अराउंड। ये केस यहाँ भी हो सकता है, अगर जेनोसाइड का आरोप स्टिक हो गया पॉपुलेशन में, then Trump can go either way. No, but ट्रंप की जो अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है मंतोष जी और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, ये तो कुछ और हो रहा है। देखिए अभी ट्रंप के बारे में एक जानकारी आ रही है, दिखाइए जरा पीसीआर वाली ब्रेकिंग लाइए यहाँ पर, क्या ट्रंप ने कहा है यहाँ पर। गाजा पर अब तक की जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर इजरायली हमलों के बीच ट्रंप की जो हमास को जो आखिरी वार्निंग है वो दिखाइए। ट्रंप ने एक हमास को वार्निंग दी है, अभी जो जानकारी आ रही है, बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई करे हमास। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि हमास ये समझ ले कि वो किस संकट में पड़ सकता है, अगर लोगों को ढाल बनाया तो बख्शा नहीं जाएगा, हमास के लिए विनाशक होगा मानव ढाल का इस्तेमाल। अब देखिए ये बात तो यहां गाजा की हो रही है, हमास की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के हमलों को तो एंडोर्स करते दिख रहे हैं ना यहाँ पर मंजू सेठ जी, अमर सेठ, कहीं ना कहीं इजराइल के हमलों को एंडोर्स कर रहे हैं। और जब अरब नेटो की बात होगी तो गाजा भी उसमें होगा, पैलेस्टीन भी उसमें होगा, फिर तो यहां पर उस पैलेस्टीन को उस अरब नेटो की धारणा को चैलेंज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो हम देख रहे हैं रोल इस पूरे मिडिल ईस्ट में, कभी लेफ्ट होता है कभी राइट, इन द सेंस कोई स्टेडी नहीं है, वो अपने मौका देख के कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। और
साथ में कंडेम भी कर रहे हैं। कतर की अटैक को भी कहा नहीं होना चाहिए था जो इजराइल ने किया, लेकिन साथ में इजराइल के साथ भी खड़े। आई थिंक उनके जो कंपल्शंस हैं ऐसे हैं कि जो सिचुएशन बनती चली गई है, चलती जा रही है, उनके लिए भी एक बड़ा टफ एक नेविगेट करना हो रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कभी उनका स्टेटमेंट अब आ रहा है कि नहीं, हमास को खत्म करना चाहिए। फिर पहले आपको पता है वो कहते हैं गाजा स्ट्रिप का हम बिल्कुल टेक ओवर करेंगे, इजराइल को बिल्कुल लेना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए, वहां से हटाने चाहिए सब। तो दीज कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी कहिए या डिफरेंट स्टेटमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स जो आ रहे हैं, ये यूएस का पोजीशन भी क्लियर नहीं दिख रहा है। कभी कहते हैं हम हमास को खत्म करना चाहते हैं, कभी कहते हैं कतर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और नेचुरली उनका वहां पे बेस है। तो ये बहुत एक सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इस बीच देखिए कैसे इजराइल नहीं रुक रहा है, मैं एक बार वो भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक दिखाइए जरा, गाजा सिटी पर कैसे रात भर इजराइल ने बमबारी की है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। रात भर बमबारी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि रात में वह हमलों से गाजा जल रहा है। ये कौन कह रहे हैं? इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अरब नेटो चाहे जितना आप बना लो, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। और उसका वो यहाँ पर सीधा जो सबूत है सामने दिखा रहे हैं, जीता जागता सबूत है आपके सामने। देखिए कैसे यहाँ पर गाजा सिटी पर रात भर 4 घंटे लगातार हमले किए हैं यहाँ पर इजराइल ने, और ये गाजा पर अब तक के सबसे बड़े हमले का दावा है। इजरायली हमले पर गाजा निवासियों ने दावा किया है कि 4 घंटे तक बमबारी होती रही गाजा पर। गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक के बीच टैंक की मूवमेंट भी दिखी है। तो हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक देशों की इस पहल पर उनका क्या सोचना, उनसे भी बात करते हैं। मुमताज आलम, क्या लगता है आपको, जो यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोशिश तो पहले भी हुई, लेकिन मुस्लिम देशों में खुद में इतने कॉन्फ्लिक्ट थे कि वो इजराइल के खिलाफ एक साथ नहीं आ पाए, आपको लगता है अभी आ पाएंगे, कोई नेटो बन पाएगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। इससे पहले इस तरह की सिचुएशन रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद हालात बदल गए। और ख़ास तौर से अगर देखें, जब ईरान के साथ इजराइल की अभी जून में जब 12 जून से लेकर के और 25-24 जून तक जो जंग हुई, तो उसमें भी हमने देखा कि फिर उसके बाद भी सिनेरियो बदला है। आज खुद आप जाकर के देखिए कि पहली बार जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये एतराफ़ किया है, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम आज अलग थलग पड़ रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तरीके से नाराज़गी जाहिर कर रहा है, आप देखिए कि अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अमेरिका का रोल क्या है कतर के हमलों में? तो नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल बग़ैर अमेरिका के ये हमला हो ही नहीं सकता था। ये इसमें पूरा जो है अमेरिका शामिल है, और अमेरिका की इजाज़त के बग़ैर नेतन्याहू आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। और जो नाराज़गी है अमेरिका की वो ये कि तुम लोगों ने किया क्या, क्योंकि हमास के सारे लीडर बच गए, कोई मरा ही नहीं वहाँ पे। जो इनका मिशन था कि बिल्कुल फिनिश कर देना है, तो उसमें कहाँ कामयाबी मिली? तो ये इनकी नाराज़गी। अब जहाँ तक नेटो बनाने की बात है, मिस्र ने कहा 1 साल पहले, आपको याद होगा, खुद जो टर्की के प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि अब ये ऐसी फ़ौज बनाई जाए, नेटो जैसा एक पूरा निज़ाम जो है कायम किया जाए। तो देखिए, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन 1 साल पहले क्या मुमताज भाई, 2015 में इजिप्ट ने कह दिया था, 10 साल हो गए अभी तक तो कुछ बन नहीं पाया। 1 साल पहले आप बता रहे हैं अर्दोगान ने कहा, आज फिर ये बात हुई है कि तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुस्लिम देश अपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं बना पा रहे हो? है, देखिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, है, लेकिन मैंने कहा कि एक बदलाव भी देखिए ना। सऊदी अरब ईरान की दोस्ती और इसके पीछे चीन का होना, इसके पीछे रूस का होना, आप क्या समझते हो? क्या ये बदलाव नहीं है? फिर ब्रिक्स को अगर आप सामने रखिए, डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तमाम चीज़ें देखिए। आप 10 साल में और 10 साल में अब में क्या समझते हैं कि सब कुछ एक ही तरह से में तो होता है क्या? हो सकता है पहले कोशिश की गई हो, कामयाबी नहीं मिली, हो सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। 10 साल पहले अगर कामयाबी नहीं मिली तो जरूरी नहीं है कि अभी कामयाबी ना मिले। बिल्कुल। जनरल अस्थाना, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल अस्थाना, जो बात यहाँ पर अच्छा, फिर
ये एक मिनट, अच्छा करिए, अपनी बात पूरी करिए, करिए 20 सेकंड जी। हाँ, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो आप ऐसे समझिए, सऊदी अरब, कतर और यूएई गए पहली विजिट की सेकंड टर्म में, तो जब लौट के गए तो उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने काम कर दिया बहुत बड़ा, अब पूरा अरब वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की तरफ देखेगा, शंघाई की तरफ नहीं देखेगा। ये क्या इशारिया था? इनको डर है इस बात का। और धीरे धीरे अभी आप देखिए F-35 हिंदुस्तान ने मना कर दिया। हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अमेरिका जो कहता है जैसा लोग यहाँ पे कहते हैं, ऐसा नहीं है। F-35 का जो उनका डील थी उसको कैंसिल की, इसके बाद यूएई ने कैंसिल की। तो ये भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और कई चीज़ें इसमें शामिल हैं, सिर्फ गाजा जो है वो नहीं है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो भी एक, उसको भी सामने में रखना पड़ेगा। मैं इसी को पैक बनाते हुए आगे लेकर जाते हुए जनरल अस्थाना आपसे ये सवाल लेता हूं, क्या गाजा ने अरब के इक्वेशंस बदल दिए हैं? 2023 में अक्टूबर में जो अटैक इजराइल ने किया हमास के बहाने वहां गाजा पर, या हमास की लीडरशिप को खत्म करने के लिए, या हमास को खत्म करने के लिए, क्या उसके बाद तब से अब तक जिन अरब देशों में इजराइल ने अटैक किया, मिडिल ईस्ट में किया, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, और चाहे अब कतर या ट्यूनीशिया हो, क्या आपको लगता है कि ये यहां पर इजराइल ने ही एक बड़ा मैसेज दे दिया है, या एक बड़ा रीजन दे दिया इन अरब कंट्रीज को दोबारा इस बात पर चर्निंग करने को लेकर, दोबारा इस बात पर विचार करने को लेकर कि नहीं भाई, इससे अकेले नहीं निपट सकते, साथ आना ही पड़ेगा, अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट साइड करने ही पड़ेंगे? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है इजराइल की तरफ से। हाँ, क्योंकि इजराइल ने ना सिर्फ गाजा के ऊपर हमला करा, उसने एक एक करके जितने भी उसके प्रॉक्सीज, उसको ईरान के प्रॉक्सीज नजर आते थे, और सीरिया में भी हमला करे, उसके बाद भी जब से अल-शराबी आ गया है उसके बाद भी सीरिया में हमला करा। तो इजराइल जो है वो ये चाह रहा है कि उसका एक ऐसा वर्चस्व हो, सारे उससे डरें। और जहां तक गाजा का सवाल है, इजराइल का एम बिल्कुल क्लियर है कि जॉर्डन रिवर से लेके समुद्र तक सिर्फ इजराइल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और बाकी जितने भी लोग हैं जो यहाँ रहेंगे वो सिर झुका के रहेंगे, और वो नंबर 2 सिटीजन की तरह रहेंगे। उनके दिमाग में आइडिया बिल्कुल क्लियर है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में भी आप ध्यान कीजिए, अमेरिका बच नहीं सकता इससे। अमेरिका इज कॉम्प्लिसिट, अमेरिका इसमें मिला हुआ है हर चीज में। कारण क्या है कि अमेरिका की, सबसे पहले तो अगर आप इक्वेशन देखें, मिडिल ईस्ट में अगर कोई विश्वस्त बेस है तो वो इजराइल है। बाकी सबकी लॉयल्टी चेंज हो सकती है, लेकिन इजराइल की लॉयल्टी चेंज नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर उसके खुद के सेनेट में एक AIPAC करके संस्था है, यानी कि जो अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है। तकरीबन 70% जो सेनेट में, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, सबके सब इससे ताल्लुक रखते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। यानी कि इजराइल का वर्चस्व अमेरिका की सेनेट के अंदर बहुत ज्यादा है, और उसमें कोई भी प्रेसिडेंट कितना भी तड़फड़ाए, लेकिन वो इजराइल की मदद करता ही रहेगा। नहीं तो फिर एक सवाल यहां पर है, डॉक्टर चौधरी, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर करें। देखिए, आपको ज्यादा पता है कि अमेरिका का गल्फ में, मिडिल ईस्ट में कितना इंटरेस्ट है, कितने बेसेस है वहां पर, और ऑलरेडी इजराइल इस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट है उसका इन अरब देशों के साथ कि बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा संगठन बन जाए जिसकी वजह से इजराइल रुक जाए। तो हम इजराइल को एक साइड में रख देते हैं। क्या अमेरिका कभी ऐसा कोई नेटो जैसा अरब देशों का मुल्क संगठन बनने देगा? अगर ऐसा हो गया तब तो फिर अमेरिका के इंटरेस्ट पे क्या खतरा नहीं आएगा? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर है, जो पहले रोनाल्ड रीगन की पॉलिसी थी और उन्होंने उसको कॉपी किया है। इसके दरमियान जो है, ट्रंप को एक साइको फैंसी है जहां पे उनको पता नहीं कि अगला कदम उन्हें क्या लेना है। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत भी नासाज थी, वो नहीं थे पब्लिक व्यू में, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। कुछ दिनों पहले चार्ली कर्क का असैसिनेशन होता है जिसमें इजरायली प्लॉट का नाम आता है। बहुत अंदर से अमेरिकन पॉलिटिक्स और वहां के पॉलिटिशियंस भी डिवाइडेड हैं। जो आईपेक लॉबी का हमारे कॉलीग ने बात किया, आईपेक लॉबी जो है, जो जूइश लॉबी है, वो आपस में खुद फ्रैक्चर कर रही है, क्योंकि उनका खुद का ज्यूज का ये मानना है, खासकर हरेदी ज्यूज का और जो रबीनिक ज्यूज हैं, उनका ये मानना है कि आईपेक नेतन्याहू के लिए काम कर रही है, इजराइल के लिए नहीं। इसमें अंतर है। दूसरी चीज है, अगर ये अरब देश चाहते
अगर ये चाहते हो सिंपल सा स्टेप लेते, स्पेन ने जैसे अपने एम्बेसडर्स को बुला लिया, उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो कर दिया, ये ऑयल एम्बार्गो कर देते जैसे सऊदी अरेबिया ने 1973 में किया था। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का जो शेल ऑयल पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, उनकी फ्रैकिंग जो है उस लेवल पे नहीं जा रही है, भले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अमेरिका जो है ऑयल पे इतना डिपेंडेंट है। इजराइल ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है। गाजा को क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो वहां पे डेविड्स कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, मेडिटेरेनियन सी में नेचुरल गैस और ऑयल की उपलब्धि उनको मिलेगी। तो ये सारा जो पूरा एक सिस्टम ये पॉलिसी कर रहे हैं, अगर अरब देश चाहते तो सिंपल उनको था, वो ऑयल एम्बार्गो कर सकते थे। नेटो जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ना तो हमास को फर्क पड़ता है कि पैलेस्टीनियंस कितने मर रहे हैं, 6 लाख से ज्यादा मर चुके हैं, इजराइल ने ऑफिशियल फिगर 60,000 दिया है, 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, ये एक जेनोसाइड चल रहा है। लेकिन ना हमास को इसकी फिक्र है, ना इजराइल को इसकी फिक्र है। लेकिन अरब सरकार, इजरायली सरकार और अरब के लोगों और इजराइल के लोगों में अंतर है। ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आने वाले टाइम में ये सरकारें जो हैं ये अपने लोगों से बच नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत नेपोटिज्म है, बहुत करप्शन है और बहुत सारे लेवल पे कॉम्प्लिकेशन है। और यहाँ के लोग जो हॉस्टेज की फैमिलीज हैं उनके साथ बदतमीजी हुई है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। बट आपने जो बोला कि अरब कंट्री चाहते तो ऑयल एम्बार्गो कर देते, उसी पे उनका इजराइल घुटनों पे आ जाता। देखिए तुर्की कुछ ऐसा ही कह रहा है। मेरे पास जो जानकारी इस वक्त आ रही है, इजराइल के खिलाफ तुर्की ने जो मोर्चा खोला है वो दिखाते हैं हम। इजराइल पर आर्थिक दबाव डालने की अपील की है तुर्की ने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की वार्निंग, कतर पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी करें और आर्थिक दबाव डालें। इस बीच गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार तेज होता जा रहा है। बड़ी संख्या में टैंक और फौज ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है। हमास को जड़ से खत्म करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। गाजा पर अब तक के सबसे विनाशक हमले की तैयारी है। इजराइल के नए हमले में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। नए टैंक और फौज वहां पर भेजे जा रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। 700 से ज्यादा दिन तो हो गए प्रोफेसर सिंह, यहां पर खत्म तो नहीं हो पाया हमास। अभी भी आप हमास को ढूंढ रहे दूसरे देशों में, और कतर में भी आप हमास पे अटैक कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई अरब देश चाहते, जैसा कि यहां पर डॉक्टर चौधरी कह रही हैं, तो पहले ही ऑयल एम्बार्गो करते, वो भी नहीं हो रहा है उनसे, तो कैसे ये माने कि वो नेटो पर एक पिच पर आ जाएंगे? देखिए, इजराइल के इतिहास में आप जाएं तो 1920 के दशक से ही उनकी हमेशा से असैसिनेशन सेंट्रल रणनीति रहती है, और उनकी कोशिश यही है कि हमास का हर स्तर का नेतृत्व जो है उसको समाप्त किया जाए। इसीलिए उन्होंने यहां तक रिस्क लिया कि यहां वो निगोशिएट कर रहे हैं कतर में जाकर, वहां भी हमास के नेताओं को उन्होंने मारने की कोशिश की, हालांकि वो बच निकले इसमें। तो जब तक उनको नहीं लगता, नेतन्याहू को नहीं लगता कि हमास का हर स्तर का नेतृत्व समाप्त हो चुका है, तब तक युद्ध चलेगा। लेकिन सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, इजराइल मोसाद हमास से नेगोशिएशन भी करता है, जब तक युद्ध चलेगा तभी तक नेतन्याहू का राजनीति चलेगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपकी बात ये भी कहते हैं कि बड़ी जब इंटरेस्टिंग तक बात कही, मोसाद हमास से नेगोशिएट भी करता है और फिर उनको मारता भी है। ये कौन सी पॉलिसी है? उनको मारने की रणनीति पहले है। उनको मारने की रणनीति पहले है, तो फिर वो नेगोशिएशन जो हॉस्टेजेस को छुड़ाने को लेकर हो रही थी, अभी भी कई सारे हॉस्टेज हैं हमास के पास। नेगोशिएशंस इज सेकेंडरी, वो प्रिटेक्स्ट है, बहाना है, ताकि उनको पता रहे कि हमास के नेता कहां हैं और उनको वो समाप्त कर पाए। ये उनकी सोच है। एर्दोगान की आपने जिक्र किया, वो नेटो के मेंबर हैं तुर्की, बिल्कुल हैं, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का 40,000 का सैन्य गठन यहां बन जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, उस पर जोर वो दे रहे हैं। तो टर्की ने एक इस तरह से नेटो की तरह का गठबंधन अरब देशों का बने, वही मैं कह रहा हूं कि अलग अलग सोच है। हालांकि पाकिस्तान भी उसमें जा रहा है, तो वो अकेला ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो क्या इजराइल के सामने पाकिस्तान का सीधा सामना होने की संभावना हो सकती है? कम से कम इस तरह की सोच बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये भी एक चिंता का विषय रहेगा। पर इस तरह का सैन्य गठन मुझे नहीं लगता है कि बनने की कोई उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत होगी, फिर उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे पहले हुआ कहीं। तो क्या मार्को रूबियो की, डॉक्टर सेठ, क्या मार्को रूबियो का यही एक एम होगा
कि वहां पर वो जाएं और कतर से बात करें, देखो मैंने इजराइल से बात कर ली है, तुम लोग ये सब ऐसा कुछ मत करो, नेटो जैसा कोई संगठन ना बनाओ? क्या मार्को रूबियो का एक मैसेज ये भी हो सकता है कतर को? बिल्कुल, वो कोशिश तो करेंगे कि उनको काम डाउन करें, जितने अरब देश हैं उनको अपना कुछ, क्योंकि आपको पता है इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की भी बात हो रही है उनको कैंसिल करने की अमंग्स अरब स्टेट्स। तो ये सब चीजें जो हैं वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे अमेरिका, बिल्कुल। और मार्को रूबियो इसीलिए वहां गए हैं ताकि थोड़ा सा एक वहां पे थोड़ी देर की शांति आए और कोई भी उनका काउंटर अटैक ना आए इजराइल के ऊपर। और गाजा की तो जहां तक बात है, जो इतने स्टेटमेंट्स आए, मुझे नहीं लग रहा है कि बेहतर है हमास को पूरा खत्म करना, लेकिन उनका हमास को खत्म करना एक मकसद है, लेकिन साथ में गाजा स्ट्रिप को कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेना है इजराइल का। और ये जैसे और वक्ताओं ने भी कहा, बिल्कुल अमेरिका की बैकिंग के साथ है। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस किस्म की भी रिवेरिया बनाने की भी किस्म बातें की है। तो ये सब जो वहां पे एक जियोपॉलिटिकल जो खेल चल रहे हैं एंड जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं, वो सबका यहाँ पे भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और ये इजराइल और हमास की जो लड़ाई है, ये पैलेस्टीनियन जो वहाँ के सिविलियंस हैं उन पे सबसे ज्यादा एक असर हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और जो सिविलियंस जो हॉस्टेजेस हैं वो उनके पर नुकसान हुआ है। ठीक है। जो हमास के लोग हैं वो भी क्वाइट फ्रीली घूम रहे हैं, कतार उनको पनाह भी दे रहा है। तो एक ये यहाँ पे जो चल रहा है इसका कुछ समझना एग्जैक्टली क्या इनकी मंशा है, कैसे आगे चलेगी, ये सवाल बड़ा मुश्किल। मैम मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था हजरत सेठ, मैं चाहता हूं मंतोष जी उसका जवाब दें। कतर की मैंने बात की, अब देखिए कुवैत, बहरीन, सऊदी, ओमान, जॉर्डन, ये सारे देश हैं मंतोष जी जिनका सुरक्षा गारंटर खुद अमेरिका है। और इनमें से ये सारे देश वहां पर जाकर ओआईसी में या वहां जो मीटिंग हुई है उसमें बैठे और कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल के खिलाफ यहां पर हमें अब बड़ा स्टेप लेना होगा, एक नेटो जैसा देश बनाना पड़ेगा। तो अमेरिका के लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, और शायद यही वो उनकी कोशिश है कि ऐसा कोई नेटो ना बन पाए जिसमें सारे अरब देश आ जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। मैंने अपने पहले उसमें कहा था कि आज अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है, हाउ टू मैनेज एलाई इंटरेस्ट व्हिच इज इजराइल, एसेट इंटरेस्ट जो ये गल्फ के कंट्रीज हैं। यही के संतुलन को नापने के लिए रूबियो वहां गए हैं। अमेरिका ये जितने ही मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको एलाइज नहीं मानता है, उनको एसेट मानता है। वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए या सुरक्षा देने के नाम पे वेपन बेचने के लिए, ऐसे करने के लिए, बट दे आर नॉट देयर एलाइज। दैट्स वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट वन। हैविंग सेड दैट, ये अचानक जो शिया सुन्नी वर्ल्ड एंड एवरीथिंग टुगेदर हो गया है, ये एक बड़ा चैलेंज है वॉशिंगटन के लिए। इतने दूर तक ये नहीं सोच पाया था कि ये अटैक इतने दूर तक चला जाएगा। एटलीस्ट टॉक, भले वो फॉर्मेशन नहीं हो पाए, लेकिन एटलीस्ट सीड आ गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, सडनली इजराइल इज वेरी पावरफुल। इतना इजराइल पहले कभी नहीं पावरफुल हुआ था कि अगल बगल के अपने सारे एनिमीज के एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हेजेमनी स्थापित कर दिया। तो जब तक इजराइल का इस ढंग का डर रहेगा, ये नेट जी, और अभी फोर्सेबल फ्यूचर में हमें लग रहा है कि लाइन इसी पे होगा। दो वर्ल्ड इजराइल को साइलेंटली सपोर्ट यूएस कर रहेगा एंड यूएस विल बी ट्राइंग टू बैलेंस कतार एंड अदर एसेट विद देयर इंटरेस्ट। लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन जल्दी से मुमताज आलम आपका 10 सेकंड का एक रिएक्शन यहां पर लेना चाहता हूं। तो आपको लगता है कि यहां पर इजराइल को रोकना होगा तो अरब नेटो बनाना ही पड़ेगा, वरना कुछ हो नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएंगे इसको? नहीं, इसके लिए ऐसा नहीं कि अरब नेटो बनने से तब इजराइल रुकेगा। उसके बहुत सारे प्रावधान हैं और तमाम चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले इनके जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। उसमें ये कितना आगे आते हैं, कितना अमेरिका का दबाव तो देखिए है, अमेरिका का पूरा प्रेशर है। और मार्को रूबियो यहाँ अगर बैठे हैं तो वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अमेरिका को भी बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अब अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम ओआईसी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और पाकिस्तान से जुड़ी खबर है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के कबूलनामे से ट्रंप का झूठ बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने एक बड़ा कबूलनामा यहां पर दुनिया के सामने रखा है। यूएस की मध्यस्थता पर भारत नहीं राजी हुआ था, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा है, भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया। यह खुद पाकिस्तान कह रहा है।
भारत ने लगातार यह कहा कि हम किसी तीसरे पक्ष के दबाव की वजह से पाकिस्तान से राजी नहीं हुए वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री से मध्यस्थता की बात कही थी, तब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता ठुकराई थी, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप जिस तरह से कह रहे थे कि मैंने यहां पर सीज फायर करवाया, मैंने रुकवाया, सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया, अब उसकी सच्चाई खुद पाकिस्तान से आ गई है। उनके झूठ का यहां पर एक्सपोजे खुद पाकिस्तान ने किया है।